मेडिकल नर्सेज आपकी पीडीएफ फाइल्स या नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मेरा जो डायरेक्ट ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है वहाँ से नोट्स और पीडीएफ ले सकते हैं। आज रात के 10 बजे से आप सभी के लिए एमएसएन की सीरीज़ भी स्टार्ट होने वाली हैं जो पीडीएफ में आपको अवेलेबल होंगी, तो आप लोग उन सीरीज़ को ज़रूर लीजिएगा, जिसमें आपके 1000 क्वेश्चन हैं। जो 1000 क्वेश्चन मतलब यहाँ पे 10 सभी सीरीज़ बस रिलीज़ की जा रही हैं। ओनली 10 सीरीज़ होंगी जो एमएसएन की होंगी, तो आप उनके लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पर आज रात के 10 बजे से ही आपको 9 से 10 बजे के बीच में आप लोग मुझे रात में मैसेज करके डायरेक्ट ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर के थ्रू इन सीरीज़ को आप लोग ले पाएंगे। 10 सीरीज़ होंगी आपको टोटल ओनली एमएसएन की बस। अभी शुरुआत आपकी एमएसएन बस से की जा रही है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मसल इज़ अ स्ट्रॉन्ग एबडक्टर एंड मीडियल रोटेटर ऑफ द थाई। और बिहार वालों का जिनका पेपर है, मैं बता दूं आपको पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट पे आने वाला है, तो आपको डरना नहीं है कि पेपर इंग्लिश में बस ना आ जाए। सीएचओ की आंसर कीज आ गई हैं और जिन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं लगाए थे तो आई थिंक की डेट तो निकल गई है, तो आप लोग ऑब्जेक्शन ज़रूर लगा दीजिए। मेरे पास 2 आंसर की ऑलरेडी आ चुकी हैं बिहार की, बट टाइम कम है और थोड़ा कुछ इशू चल रहे थे इसलिए आपको अपडेट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन कर दूँगी। यहाँ पे कौन सी मसल है जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग एबडक्टर है और मीडियल रोटेटर है, किसके लिए, थाई के लिए। एबडक्टर, रोटेशन, एडक्शन ये हमने सब पढ़े हुए हैं, उन्हीं में से है। तो मसल कौन सी है, ग्लूटियस मीडियस, पैक्टिनियस, ग्रेसिलस या फिर एप्टिरेटर एक्सटर्नस। तो जो मसल स्ट्रॉन्ग एबडक्टर और मीडियल रोटेटर है थाई मसल के लिए, थाई में पाई जाने वाली यहाँ पर वो कौन सी मसल है, वो ग्लूटियस मीडियस। कौन सी मसल है, ग्लूटियस मीडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन हैज बोथ स्केलेटल एंड स्मूथ मसल इन इट्स मस्कुलेरियस एक्सटर्ना। तो कौन सा ऑर्गन है जहाँ पर स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल दोनों तरीके की मसल्स हैं। जेजुनम, ईसोफेगस, स्टमक या फिर ड्यूडेनम, कौन से हैं यहाँ पर, स्मूथ मसल्स भी हैं और स्केलेटल मसल्स भी हैं। कहाँ पर, मस्कुलेरस एक्सटर्नल पार्ट में। जेजुनम, ड्यूडेनम, इलियम, ये 3 किसके पार्ट हैं, ये पार्ट हैं किसके, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की। ईसोफेगस जिसको हम कहते हैं फूड पाइप। स्टमक, तो यहाँ पर कौन सा पार्ट है जहाँ पर ये मसल्स हैं, तो वह ईसोफेगस जिसको हम फूड पाइप कहते हैं। फूड पाइप में स्केलेटल और स्मूथ मसल दोनों हैं, कहाँ पर, मस्कुलेरस एक्सटर्ना में। ईसोफेगस को ही फूड पाइप भी कहा जाता है, आप नाम याद रखिए, एग्जाम में आपको आ सकता है। सबसे कॉमन अल्सर के लिए साइड पूछें तो वो होता है ड्यूडेनम पार्ट। नेक्स्ट वन इज द सेरिब्रल आर्टरी सर्कल और सर्कल ऑफ विलस composed of all of the listed arteries except सर्किल ऑफ विलस है जो ब्रेन को ब्लड की सप्लाई होती है, तो सर्किल ऑफ विलस यहाँ पर सभी आर्टरीज से मिलके बनेगा किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में वेसिलर आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी या फिर कोरोइडल आर्टरी। तो सर्किल ऑफ विलस है, इसकी आपको आर्टरीज एग्जाम में यहाँ तो एक्सेप्ट करके पूछी हैं। तो सर्किल ऑफ विलस या फिर सर्किल ऑफ आर्टरीज की हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी आर्टरीज का कनेक्शन होता है, लेकिन जो गिनी चुनी आर्टरीज होती हैं वो क्या हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। लेकिन जो यहाँ पर नहीं है वो कौन सी है, कोरोइडल आर्टरी। कौन सी होगी, कोरोइडल आर्टरी इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्पल बोन ऑफ द हैंड इज फाउंड इन प्रॉक्सिमल रो। एक होती है डिस्टल रो, दूसरी होती है प्रॉक्सिमल रो। तो कौन सी कार्पल बोन है जो हमारे हाथ में होती है, जो प्रॉक्सिमल रो में है, पिसीफॉर्म, ट्रेपेजियम, कैपिटेट या फिर हेमेट। कौन सी बोन है जो यहाँ पर किस फॉर्म में है, तो ये हमारी प्रॉक्सिमल रो में, तो वो कौन सी बोन है, वो है पिसीफॉर्म। कार्पल बोन की बात की जा रही है कि कार्पल बोन, कौन सी कार्पल बोन है हमारे हाथ की जो प्रॉक्सिमल रो में ओनली है, तो वो होती है पिसीफॉर्म। नेक्स्ट इज स्टिमुलेशन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम लीड्स टू। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा है, लेकिन यदि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट किया जाता है तब क्या होगा,
कंस्ट्रक्शन ऑफ pupils, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्किन वेसल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ जीआई स्पिंचर या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेन वेसल्स। तो सिंपैथेटिक, यदि नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमारी जो प्यूपिल्स हैं क्या होती हैं, डायलेट होती हैं। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो क्या होंगी यहाँ पे आपकी कॉन्स्ट्रिक्ट, क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा प्यूपिल्स में। फिर है यहाँ पर शार्पली डिलाइनेटेड ईसोनोफिलिक इंक्लूजन इन द न्यूरल पेरेंकिया एंड प्रॉक्सिमल डेंड्राइट्स इन रेबीज आर नोन एज। देखिए अभी मैंने रिसेंट में आपको रेबीज पूरा चैप्टर पढ़ाया था, तो इसमें ईसोफिलिक इंक्लूजन बन जाते हैं ब्रेन में। तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, किस में बनते हैं, रेबीज में ही बनते हैं। काउडरी भी बॉडीज़ हैं, ग्वारनेरी बॉडीज़ या फिर काउडरी ए बॉडीज़ या फिर नेगरी बॉडीज़, तो ये कहलाती हैं नेगरी बॉडीज़। रेबीज़ का नाम आए तो रेबीज़ में बसती है एक ऐसी डिसीज इसमें नेगरी बॉडीज़ बनती हैं। नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ह्यूमन आरएनए वायरस। तो इनमें से आरएनए वायरस कौन सा है, पैरवो वायरस, रेब्डो वायरस, पेपो वायरस या फिर पॉक्स वायरस। तो ये रेब्डो वायरस कौन सा है, आरएनए वायरस यहाँ पर वो है रेब्डो वायरस। फिर यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट। तो यहाँ पर सबसे हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट कौन सा है, ग्लूट्रेल्डिहाइड, क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड, एल्कोहल या फिर आइडोफोर्स। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन है इनके अकॉर्डिंग सबसे हाई लेवल का डिसइंफेक्टेंट है वो ग्लूट्रेल्डिहाइड। जो भी तो हम जो लैब में बात करें या फिर हॉस्पिटल में बात करें तो जो भी पाइप सेप्ड जो भी इंस्ट्रूमेंट है, स्पेशली यहाँ पर पाइप वाले हैं जो प्लास्टिक हैं, तो क्या यूज़ किया जाता है, ग्लूट्रेल्डिहाइड, 2% ग्लूट्रेल्डिहाइड यहाँ पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन, यदि HIV एड्स का पूछें या कोविड वालों का पूछें तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ पर विच इज़ द रिकमेंडेड ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा के लिए सबसे कॉमन ट्रांसपोर्ट मीडियम क्या होगा, कोलेरा कॉज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या होता है, विब्रियो कोलेरा। क्या है, विब्रियो कोलेरा। तो यहाँ पर जो सबसे कॉमन मीडियम है वो कौन सा होगा, तो वो होता है कैरी ब्लेयर मीडियम। क्या है, कैरी ब्लेयर मीडियम। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको मार्क आउट करती जाती हूँ कि कौन से क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हमारे किसके हैं यहाँ पर है, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के। अब यहाँ पर आपका जो 6th आ जाता है आपका MSN से भी इंक्लूड हो जाता है। फिर आपके यहाँ से जो क्वेश्चन है, यहाँ से जो आपके क्वेश्चन है फंडामेंटल का है एक, इसको आप कम्युनिटी में भी कंसीडर कर सकते हैं। अभी लास्ट का है ये आपका माइक्रोबायोलॉजी का है। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पर अंड्यूलेंट फीवर इज कॉमनली ट्रांसमिटेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग रूट एक्सेप्ट। अंड्यूलेंट फीवर है जो सब तरीके से होगा किसी एक को छोड़कर, पर्सन टू पर्सन, थ्रू द प्लेसेंटा ऑफ एनिमल, एरोसोल ट्रांसमिशन ऑफ ईटिंग अनकुक्ड फूड। तो यहाँ पर जो फीवर का टाइप बताया है वो क्या है, अंड्यूलेंट फीवर। तो अंड्यूलेंट फीवर है जो सबसे होगा किसी एक को छोड़कर। तो जो अंड्यूलेंट फीवर है ट्रांसमिट सबसे होगा किसी एक को छोड़कर, वो मोड होगा पर्सन टू पर्सन। क्या होगा, पर्सन टू पर्सन से फीवर नहीं होगा। एरोसोल ट्रांसमिशन हो सकता है और यहाँ पर प्लेसेंटा ऑफ एनिमल से भी हो सकता है, ईटिंग अनकुक्ड फूड से हो सकता है, एरोसोल ट्रांसमिशन से। यहाँ पर अंड्यूलेंट फीवर है इसका मतलब होता है ब्रूसेलोसिस। क्या है यहाँ पर इसका दूसरा नाम, यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ। अंड्यूलेंट फीवर का मतलब है यहाँ पर ब्रूसेलोसिस। ब्रूसेलोसिस जो कि जिसको क्या कहा जाता है, अंड्यूलेंट फीवर, मतलब कुछ अदर सिम्टम्स के साथ में फीवर आएगा। और ये जनरली होता किससे है, एनिमल प्रोडक्ट से। तो अनकुक्ड फूड हो सकता है, एनिमल के प्लेसेंटा से भी हो सकता है और एरोसोल ट्रांसमिशन भी हो सकता है। तो यहाँ पर ह्यूमन है जो स्पेशली इन्फेक्टेड एनिमल से होगा, तो पर्सन टू पर्सन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो याद रखें अंड्यूलेंट फीवर का मतलब है ब्रूसेलोसिस जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट वन, ग्रुप इन विच इंडिविजुअल इंटरेक्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और डायरेक्ट एंड पर्सनल बेसिस इज नोन एज।
तो वो कौन से ग्रुप हैं जिसमें लोग लंबे समय तक एक दूसरे से इंटरेक्ट करके रख सकते हैं? फॉर्मल ग्रुप, लार्ज ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप या फिर रेफरेंस ग्रुप? तो ये होते हैं प्राइमरी ग्रुप, जिसमें बहुत सारे लोग लंबे समय तक एक दूसरे से इंटरेक्ट करके रख सकते हैं, जिसमें आपके पर्सनल और डायरेक्ट बेसिस पर नीड्स की बात की जा रही है। तो वो जैसे फर्स्ट प्राइमरी ग्रुप होता है हमारा परिवार, क्या होता है? परिवार। और यहाँ पे डायरेक्ट और पर्सनल बेसिस के बारे में बात की गई है, तो वो क्या होगा हमारा? प्राइमरी ग्रुप। नेक्स्ट वन इज स्प्रेड ऑफ वंस कल्चरल प्रैक्टिस, बिलीव्स और आइटम्स अमंग मेंबर ऑफ द सेम कल्चर और डिफरेंट कल्चर अराउंड द वर्ल्ड इज नोन एज। तो यहाँ पर एक कल्चर की जो प्रैक्टिस है, जो आपके यहाँ पे सबके यहाँ का कल्चर अलग अलग होता है, तो यहाँ पर जो प्रैक्टिस है, बिलीव है, वो सेम कल्चर के या कुछ अदर कल्चर के लोग हैं जो एक दूसरे में यहाँ पर हम कह सकते हैं मानते हैं। तो वो क्या हैं? कल्चरल ट्रांसमिशन, कल्चरल डिफ्यूज़न, कल्चरल इन्वेंशन या फिर कल्चरल यूनिफॉर्मिटी क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कल्चरल डिफ्यूज़न। यहाँ पे देखिए, स्प्रेड ऑफ वंस कल्चर प्रैक्टिस, आप किसी दूसरे कल्चर में जाके मिक्सड अप करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? आपका कल्चरल डिफ्यूज़न। नेक्स्ट इज अरेंज द स्टेज ऑफ फैमिली साइकिल इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। फैमिली साइकिल को आपको बढ़ते क्रम में, क्रोनोलॉजिकल का मतलब बढ़ते क्रम में आपको यहाँ पे बनानी है। तो यहाँ पर आपका सबसे फर्स्ट है फॉर्मेशन, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, कंप्लीट एक्सटेंशन, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन है, फिर डिसोल्यूशन। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट होगा एज पर मेरे फैमिली साइकिल जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में बनती है, वो होगा पहले फॉर्मेशन, फिर बढ़ेगी, फिर कंप्लीट एक्सटेंशन होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और लास्ट में डिसोल्यूशन। एज पर मेरे, आप इसको एक बार चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? 13वें का सी होगा। मिक्सिंग ऑफ टू कल्चर ड्यू टू कल्चरल कॉन्टैक्ट, व्हेन पीपल विद डिफरेंट कल्चर कम्स इन कॉन्टैक्ट इज नोन एज। तो यहाँ पर दो कल्चर को क्या कर रहे हैं हम? कल्चरल कॉन्टैक्ट के थ्रू यहाँ पे मिक्सड अप करते हैं दो अलग अलग कल्चर्स को। जैसे कर्नाटक का कल्चर अलग है और मध्य प्रदेश का जो कल्चर अलग है, उसको मिक्स करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? सोशियोमेट्री, सोशलाइजेशन, सोशल मोबिलिटी या फिर एक्लूट्रेशन। तो ये कहलाता है हमारा क्या? एक्लूट्रेशन। एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में एक बार और आपको आ चुका है, एक बार और एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ चुका है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट इस तरीके से नहीं था, उस टाइम पर था एक्लूट्रेशन का मतलब क्या है। मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन कहाँ के एग्ज़ाम में आया था वो तो याद नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर एक्लूट्रेशन है, ये जो वर्ड है याद है, इसलिए मैंने कहा कि ये क्वेश्चन आपको एक बार एग्ज़ाम में आ चुका है। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉर्मल मेथड ऑफ सोशल कंट्रोल। तो सोशल कंट्रोल का फॉर्मल मेथड क्या है? कोएस्ट्रियन, नॉर्म्स और मोर्स, मोरालिटी या फिर कस्टम्स। तो सबसे बेस्ट होता है वो होता है कोएर्सियन। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज सिमिलरिटी बिटवीन थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट एंड वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो ये दो यहाँ पर थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, तो दोनों का एक जो कॉमन सिमिलैरिटी है वो क्या है? बोथ टेस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग अप्रोच फॉर स्टडिंग पर्सनालिटी। बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर जो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, दोनों प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट हैं। याद रखिए, दोनों क्या है? प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट है। तो यहाँ पर अदर ऑप्शन को आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना याद रखना है कि जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट दोनों प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट हैं। क्या हैं? दोनों हैं जो प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट हैं। नेक्स्ट वन इज व्हेन वी गैदर टुगेदर पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इन फॉर्म्स ऑफ प्रीमिसेस एंड ड्रॉ अ जनरल कंडीशन इट इज़। तो जब हम किसी एक चीज़ के लिए, किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के लिए इकट्ठे होते हैं कुछ जनरल कंडीशन के साथ में, तो वो क्या होगा? डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये कहलाता है इंडक्टिव रीजनिंग। क्या कहलाएगी ये कहलाती है इंडक्टिव रीजनिंग। फिर एक चीज़ और, जो जितने भी पेपर होते हैं, स्पेशली क्योंकि आप पूरा
यदि आप यूट्यूब से क्लासेस देखते हैं तो पूरा यूट्यूब छान लीजिए, या कोई अदर प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो मैं आपको बता दूं 3 सब्जेक्ट की क्लासेस सबसे कम है सभी जगह, रिसर्च, दूसरा मैनेजमेंट और तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन की तो थोड़ी बहुत मिल भी जाएंगी, स्पेशली आपको मैनेजमेंट की और आईसी की क्लासेस बहुत कम रहती हैं। जितने भी ये जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व होते हैं उनमें क्वेश्चन आपको ऐड रहते हैं, और गिने चुने मुश्किल से 1000 क्वेश्चन होंगे टोटल, वो हर एक एग्ज़ाम में रखे जाते हैं आपको। तो आप उन क्वेश्चन को या तो छांट के लिख सकते हैं। मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको एक सेपरेट नोट्स में अवेलेबल करवा पाऊँ, क्योंकि मैंने भी देखा है ऑल ओवर सब जगह नर्सिंग में जो मैनेजमेंट वाला पार्ट है वो बहुत ही कम आपको मिलेगा सब जगह। फिर यहाँ पर व्हेन एन ओल्डर मेमोरी इंटरफेरेंस विथ अ न्यू मेमोरी इट इज़ नोन एज, जब पुरानी हमारी जो यादें हैं नई मेमोरी के साथ मिलती हैं तो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस या फिर फेडिंग, क्या कहलाएगा? जब नई और पुरानी यादें ताज़ा होती हैं तो ये क्या कहलाता है? प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। क्या है? प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। नेक्स्ट वन, लर्निंग इन विच बिहेवियर इज स्ट्रेंथिंग फॉलोड बाय रीइंफोर्समेंट इज नोन एज। तो जो हम कुछ भी बिहेवियर के थ्रू सीखते हैं तो वो क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, लेटेंट लर्निंग या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ये कहलाएगा ऑपरेंट कंडीशनिंग। फिर यहाँ पर अ टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी दैट डील्स विद द इनकोडिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नॉलेजेज। तो कौन सी मेमोरी, कौन सी याददाश्त है हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी को इनकोड करके रखती है, स्पेशली एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को? सेमेंटिक मेमोरी, एपिसोडिक, इम्प्लिक्ट या फिर फ्लैश बल्ब मेमोरी। तो वो कहलाती है हमारी सेमेंटिक मेमोरी, जिसमें जो हमारी पुरानी चीज़ों को हमेशा हम इनकोड करके याद करके रखते हैं। What nursing action prevents transmission of pulmonary tuberculosis? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस को हम लंग्स की टीबी या फेफड़ों की टीबी भी कह सकते हैं। तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? वियर अ मास्क व्हेन एग्जिस्टिंग द रूम, वॉश द हैंड आफ्टर लीविंग द रूम, हैव द क्लाइंट वियर अ मास्क फ्रॉम एडमिशन, स्टॉक द सप्लाई कार्ट एट ईच शिफ्ट। तो हम किसी भी चीज़ की सप्लाई तो है जो यहाँ पे स्टॉप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर पल्मोनरी टीबी को फैलने से हम कैसे रोक सकते हैं? ट्यूबरक्लोसिस का जो एजेंट है वो क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई, जो कि एक बैक्टीरिया है। इसका जो बैक्टीरिया है कैसे ट्रांसमिट हो सकता है? हवा में उड़ के, एयरबॉर्न है एक तरीके से, ड्रॉपलेट है, छींकने खांसने से। तो जो भी क्लाइंट आपका एडमिट हुआ है ड्यूरिंग द एडमिशन से ही उसको मास्क पहनने के लिए कह के आप ये ट्रांसमिशन प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे? हैव द क्लाइंट वियर अ मास्क फ्रॉम द एडमिशन। जब तक वो हॉस्पिटल में है तब तक आप अपना मास्क पहन के रखिए। हॉस्पिटल के बाद भी आप जब घर जाते हैं, आप टीबी के लिए कंफर्म्ड केस हैं तो आपको यहाँ पे मास्क पहन के रखना है, क्योंकि जो टीबी का बैक्टीरिया है किसमें? ड्रॉपलेट, छींकने खांसने से भी दूसरों को आप टीबी दे सकते हैं। फिर यहाँ पर व्हाट इज़ द कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो इन एडल्ट बेसिक लाइफ सपोर्ट। ये भी हमने कई बार पढ़ा है, बहुत सारे एग्जाम में भी आया भी है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो होता है 30/2। कितना है? 30/2। एडल्ट बेसिक लाइफ सपोर्ट में कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो कितना है? 30/2। फिर यहाँ पर व्हाट इज़ द GCS स्कोर। GCS स्कोर का मतलब है ग्लासगो कोमा स्कोर। इफ़ अ पेशेंट इज ओपनिंग आइज टू कॉल, लोकलाइज, पेन एंड कन्फ्यूज्ड। ये अभी हमने रिसेंट में भी आपको एक क्लास में क्वेश्चन पढ़ाया था। ग्लासगो कोमा स्केल में हम मोटार रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स और आई ओपनिंग चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे मरीज़ आंखें खोल रहा है। कुछ आइज टू कॉल, जब भी आपने पेशेंट को बुलाया तो आंखें खोली, उसने एक जो पेन है जहाँ पर वो एरिया भी बताया, लेकिन वो उस चीज़ को लेके क्या है? कन्फ्यूज्ड है। तो यहाँ पर क्या होगा? आई ओपनिंग रिस्पॉन्स 3 है, मोटार 5 है और वर्बल क्या है? 4 है। तो यहाँ पर जो आपका GCS स्कोर मैंने एक दिन आपको सेपरेटली भी निकालना बताया था, तो वो क्या होगा? E3M5V4। नेक्स्ट वन, अ लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ इमोबिलिटी इज। तो इमोबिलिटी का एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म,
पल्मोनरी एडिमा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई। क्या हो सकता है इमोबिलिटी का? यदि हम बात करें इमोबिल मतलब चल फिर नहीं पा रहे हैं तो एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे हो सकता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। क्या हो सकता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसके कारण मरीज की जान भी जा सकती है। नेक्स्ट वन, विच क्रैनियल नर्व इज इवेलुएटेड बाय आस्किंग द पेशेंट टू स्माइल, फ्राउन एंड राइज एंड लोअर द आईब्रोज। तो यहाँ पर पेशेंट को आप कौन सी क्रेनियल नर्व का एग्जामिनेशन कर रहे हैं? यदि आप उसको कहते हैं हंसिए, स्माइल दीजिए, भौहें ऊपर को चढ़ाइए, तो ये क्या है? ट्राइजेमिनल आप चेक कर रहे हैं यहाँ पर, ऑक्यूलोमोटार, फेशियल, हाइपोग्लोसल। तो यहाँ पर आप 7th नंबर की क्रेनियल नर्व चेक कर रहे हैं यहाँ पे फेशियल को। बेल्स पाल्सी के लिए एक्चुअल में चेक की जा रही है। कौन सी नर्व यहाँ पे चेक हो रही है? फेशियल नर्व। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पर आपको एबीसी वैल्यू दी गई है। पीएच वैल्यू 7.35 है तो नॉर्मल है। PaO2 95 है, PaCO2 49%, HCO3 -30 MEQ/dl। तो यहाँ पर एक क्या इंटरप्रिटेशन निकल के आएगा? तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंपनसेटेड। क्या है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंपनसेटेड। यहाँ पर ऑप्शन में क्या है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पर्टिकुलरली कंपनसेटेड, फिर है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस पार्शियली कंपनसेटेड। लेकिन यहाँ पर क्या है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंपनसेटेड है। नेक्स्ट है यहाँ पर द ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ बॉडी टेम्परेचर आफ्टर डेथ इज कॉल्ड। तो आपने सुना होगा मरने के बाद शरीर ठंडा पड़ने लगता है। एक होता है पूरी बॉडी जकड़ जाती है और दूसरा होता है ठंडा पड़ना। तो यहाँ पर डेथ के जस्ट बाद जो शरीर क्या होता है? टेम्परेचर डाउन होता है, वो कहलाता है अलगार मॉर्टिस। क्या है? अलगार मॉर्टिस। और जो शरीर जकड़ता है, शरीर जो जकड़न होती है वो कहलाता है राइगर मॉर्टिस। लेकिन यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है? वो होगा आपका अलगार मॉर्टिस, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर डाउन होने की बात की जा रही है। बॉडी टेम्परेचर यदि डेथ के बाद क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली, तो वो क्या कहलाता है? अलगार मॉर्टिस। यदि बॉडी जकड़ रही है तो राइगर मॉर्टिस। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स प्रॉपर यूज ऑफ अ ट्राइंगल आर्म स्लिंग। ट्राइंगल आर्म स्लिंग का जो मेन जो इंडिकेशन है वो क्या है? द स्लिंग एक्सटेंड टू द प्रॉक्सिमल ऑफ द हैंड, एल्बो इज केप्ट फ्लेक्स्ड 90 डिग्री और मोर, स्लिंग इज रिमूव्ड एवरी 2 आवर, द नॉट इज प्लेस्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रा ऑफ द नेक। तो यहाँ पर जो सही पॉइंट होगा वो क्या होगा? प्रॉपर यूज़ है जो ट्रायंगल आर्म स्लिंग का, वो होगा कि जो आप नॉट लगाते हैं, गांठ लगाते हैं, तो वर्टिब्रा ऑफ द नेक के साइड में, आइदर साइड, किसी भी एक साइड आप यहाँ पे ट्रायंगल आर्म स्लिंग यूज़ करते हैं तो उसमें जो नोट आप यूज़ करते हैं, बांधते हैं, तो क्या करना है? आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रा ऑफ द नेक के यहाँ पर। नेक्स्ट वन, What finding on physical examination of patient is possible indicator of malnutrition। कैसे पता चलेगा कि जो क्लाइंट का आपने फिजिकल एग्जामिनेशन किया है उसको माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है। स्पून शेप्ड नेल्स कर्व अराउंड द फिंगर टिप्स, पिंकिश रेड ओरल म्यूकोसा मेम्ब्रेन, थिक ड्राई स्किन एंड हेयर। तो यहाँ पर जो सही तरीके से बताएगा माल न्यूट्रिशन के लिए, तो माल न्यूट्रिशन का सही ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? थिक ड्राई स्किन और ड्राई हेयर है, जो कुपोषण का एक लक्षण यहाँ पे हो सकता है। नेल्स कर्व है, जो हो सकता है किसी विटामिन की कमी के कारण हो, लेकिन माल न्यूट्रिशन कुपोषण में तो प्रोटीन, एनर्जी सभी चीज़ें कम रहेंगी और इसमें होगा क्या होगा? थिक होगी, ड्राई स्किन होगी और ड्राई हेयर होंगे। फिर यहाँ पर 2 साल के बच्चे के लिए कितनी कैलोरी की ज़रूरत होगी? द रिकमेंडेड कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ 2-year-old चाइल्ड इज़ 1000 किलो कैलोरी पर डे, 1100 किलो कैलोरी पर डे, 1200 किलो कैलोरी पर डे या फिर 1300 किलो कैलोरी पर डे। कितनी ज़रूरत होगी 2 साल के बच्चे के लिए? 2 साल के बच्चे के लिए ज़रूरत होगी 1100 किलो कैलोरी पर डे। कितनी? 1100 किलो कैलोरी पर डे है जो बच्चे की क्या होगी? रिक्वायरमेंट होगी डेली। नेक्स्ट वन, द रेट ऑफ एनर्जी सप्लाई ऑफ प्रोटीन इज। तो प्रोटीन का जो एनर्जी सप्लाई रेशियो है फैट का तो 9 होता है,
प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। क्या है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। फैट का होता है 9। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का होता है 4 किलो कैलोरी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द विटामिन दैट प्रमोट एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इज। तो आयरन के एब्जॉर्प्शन में कौन से विटामिन हेल्प करते हैं? विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर विटामिन सी। तो जो भी आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करने वाले विटामिन है वो है विटामिन सी। जैसे आप आयरन खाते हैं, आयरन वाला खाना खाते हैं, जैसे पालक की भाजी ली आपने, उसमें दिया आप नींबू डाल के खाइए तो वो आपको डबल गति से एब्जॉर्ब होगा हमारे शरीर में। रीज़न क्योंकि पालक में, आपके बीटरूट में आयरन होगा, लेकिन आप विटामिन सी और लेते हैं तो जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा होगा। तो क्या होगा यहाँ पे विटामिन सी। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वायरल फूड बॉर्न इन्फेक्शन। तो इनमें से वायरल फूड बॉर्न इन्फेक्शन कौन सा है? ऑप्शन में है यहाँ पर टाइफॉइड, साल्मोनेलियोसिस, अमीबियासिस या फिर गैस्ट्रोएंटराइटिस। तो यहाँ पर वायरल फूड बॉर्न इन्फेक्शन होगा टाइफॉइड, साल्मोनेलिया, अमीबियासिस। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? प्रोटोजोअल हो सकता है, डिसेंट्री हो सकता है। साल्मोनेलियासिस, टाइफॉइड बैक्टीरियल है। यहाँ पे आंसर होगा आपका गैस्ट्रोएंटराइटिस। क्या होगा? गैस्ट्रोएंटराइटिस। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोड ऑफ इंटरवेंशन ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन का मोड कौन सा है? हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है तो प्राइमरी है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड मॉडिफिकेशन, डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो ये होगा आपका अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। आपका किस में आएगा? सेकेंडरी में जाएगा। किस में आएगा? सेकेंडरी में जाएगा। ये तो रिहेबिलिटेशन मतलब टर्सरी में आपका जाएगा। और जो यहाँ पर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, मॉडिफिकेशन और हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ये किस में आएंगे? प्राइमरी में आएंगे। तो आंसर होगा आपका अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है अ चाइल्ड कैन ड्रॉ अ कंप्लीट रेक्टेंगल एट। किस उम्र का बच्चा प्रॉपर एक रेक्टेंगल बना लेगा? 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल का? तो एक कंप्लीट रेक्टेंगल बनाने का काम कर सकता है 4 साल का बच्चा। 2 और 3 वाले से तो उतना प्रॉपर, 2 वाले सर्किल बना सकते हैं, 3 वाले भी सर्किल अच्छे से बना लेंगे, लेकिन रेक्टेंगल की हम बात करते हैं तो रेक्टेंगल अच्छे से बना पाएगा 4 साल का बच्चा। नेक्स्ट है द कैबिनेट टेम्परेचर ऑफ मेंटेन्ड इन आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। कोल्ड चेन का पार्ट है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर और ILR। यहाँ का टेम्परेचर कितना मैनेज करके रखा जाता है? तो ये होता है +2 डिग्री सेल्सियस से +8 डिग्री सेल्सियस तक। बाकी आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ILR का जो PSC में यूज़ की जाती है जो वैक्सीन स्टोरेज के लिए, जनरली वो ILR ही इस्तेमाल होता है। और टेम्परेचर होता है कितना? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक, या फिर ये कह सकते हैं +2 डिग्री सेल्सियस टू +8 डिग्री सेल्सियस तक। फिर है क्वेश्चन, पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्शन इज रिकमेंडेड विद इन। पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है आफ्टर इंटरकोर्स के बाद, बिना कोई प्रोटेक्शन के, बिना कॉन्डोम या बिना कोई अदर मेथड के, यदि आप पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं, कितने टाइम के अंदर करना है आपको? 96 आवर, 72 आवर, 48 आवर या फिर 24 आवर ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। तो यहाँ पर पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्शन जस्ट लाइक आई पिल हो गया आपका, और भी पिल्स आती हैं, तो यहाँ पर वो विद इन 72 घंटों के अंदर। इसको आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के नाम से भी कंसीडर कर सकते हैं। फिर है यहाँ पर क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट टू इन्वेड, सर्वाइव एंड मल्टीप्लाई इन अ होस्ट इज कॉल्ड। ये भी हमने बहुत पढ़ा है। कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट आपके शरीर में अंदर जाए, फैले, अपनी बच्चे पैदा करे, मल्टीप्लिकेशन करे, तो वो क्या है? कंटामिनेशन, पैथोजेनेसिटी या फिर व्यूरिलेंस या इन्फेक्टिविटी। तो ये कहलाता है इन्फेक्टिविटी। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इन्फेक्टिविटी। नेक्स्ट वन, न्यूमोकोनियोसिस ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ कॉटन डस्ट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज। तो एक लंग्स का इन्फेक्शन है जो कि लंबे टाइम तक कॉटन डस्ट इनहेल करने के कारण होता है। वो क्या है? सिलिकोसिस, बायसिनोसिस,
बेगोसिस या फिर सिट्रोसिस। तो ये कहलाता है क्या, बायसिनोसिस। जो भी लोग लंबे समय से लॉन्ग टाइम से ऑक्यूपेशनल हैजार्ड मतलब कॉटन फैक्ट्रीज़ में जहाँ पे गद्दे या रजाइयाँ फिलअप होती हैं तो उन फैक्ट्रीज़ वगैरह में काम करते हैं, उनको बायसिनोसिस होने के चांसेस हैं जो हो सकते हैं। फिर है यहाँ पर कीमोथेरेपी ड्रग दैट इज़ वेल नोन टू प्रोड्यूस कार्डियक टॉक्सिसिटी। तो इनमें कीमोथेरेपी जो कीमोथेरापेटिक ड्रग है, तो वो कौन सी कीमोथेरापेटिक ड्रग है जो कार्डियक टॉक्सिसिटी कॉज करती है? डॉक्सोर्यूबिसिन, डेकार्बाजिन, स्ट्रेप्टोजिन या फिर आइफोसफामाइड। कौन सी ड्रग है जो कार्डियक टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है? तो है यहाँ पर डॉक्सोर्यूबिसिन। क्या है? डॉक्सोर्यूबिसिन है, जो कि एक कीमोथेरापेटिक एजेंट है और कीमोथेरापेटिक ड्रग है, तो ये कार्डियक टॉक्सिसिटी कॉज करने का काम कर सकती है। नेक्स्ट वन, बेयर हगर इज यूज्ड टू। जो बेयर हगर हैं किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? ऑक्सीजनेट द पेशेंट, फ्यूमिगेट द ओटी, प्रोवाइड वार्मथ या फिर असेस आर्टेरियल ब्लड गैसेज। हक करना मतलब किसी को गले लगाना। अब यहाँ पर क्या है, वेयर हगर की बात की जा रही है, तो किसी को वार्मनेस के लिए, क्या है, वार्मनेस के लिए यहाँ पर यदि सर्जरी के दौरान मरीज का बॉडी टेम्परेचर डाउन होता है तो उसको मेंटेन करने के लिए वेयर हगर है जो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो क्या होगा, यहाँ पर वार्म रखने के लिए क्या है, इनका इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? बॉडी को वार्म रखने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ओटी में इनका इस्तेमाल मोस्टली होता है। नेक्स्ट वन, पेशेंट विथ रैप्डोमायोलाइसिस आर एट रिस्क फॉर डेवलपिंग। तो यदि मरीज को कौन सी कंडीशन है, रैप्डोमायोलाइसिस, तो यहाँ पर यदि मरीज को ये कंडीशन है तो किससे आप और क्या रिस्क फैक्टर है जो हो सकते हैं उसको? एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, एक्यूट किडनी सिंड्रोम, फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर या फिर फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम। तो यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर मसल्स टिश्यू का ब्रेकडाउन होता है और एक कुछ प्रोटीन रिलीज करते हैं ब्लड में, वो कहलाता है रैप्डोमायोलाइसिस। लाइसिस का मतलब तो ब्रेकडाउन ही यहाँ पे होता है। तो यहाँ पर इसमें मरीज को एक्यूट किडनी इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। क्या है? एक्यूट किडनी इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। रीज़न क्या है यहाँ पर? मायोग्लोबिन का रिलीज होना, जो प्रोटीन यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है मसल्स टिश्यू का प्रोटीन मायोग्लोबिन, जो जाके ब्लड में जाएगा और ब्लड से यहाँ पे किडनी को डैमेज करने का काम ये है जो कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एल्ब्यूट्रॉल क्या है? ऑप्शन में है ब्रोंकोडायलेटर, म्यूकोलाइटिक्स या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड या फिर वैसोडायलेटर। क्या है एल्ब्यूट्रॉल? तो यहाँ पर जो एल्ब्यूट्रॉल है ये है ब्रोंकोडायलेटर, जनरली अस्थमा के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है इनको। नेक्स्ट वन, ड्रग यूज्ड टू मेंटेन, डायलेट करने के लिए। अस्थमा मैंने क्यों बोला यहाँ पर? क्योंकि अस्थमा के केस में स्पाज्म देखने को मिलेगा ब्रोंकाई में। आपके जो टीनी ब्रोंकाई के साथ साथ ब्रोंक्यूल्स में भी क्या होगी, नैरो होगी स्पाज्म होने के कारण। तो उसको डायलेट करने के लिए जो इस्तेमाल की जाती हैं ड्रग, वो क्या कहलाते हैं? ब्रोंकोडायलेटर। नेक्स्ट वन, ड्रग यूज टू मेंटेन पेटेंसी ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। ये भी हमने बहुत पढ़ा है। कौन सी ड्रग यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है? IV प्रोप्रेनॉल, इंजेक्शन एट्रोपिन, इंजेक्शन मॉर्फिन होती है। प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्यूजन। क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्यूजन यहाँ पे किया जाता है यदि पेशेंट को PDA डायग्नोस हुआ है तब। नेक्स्ट वन, कोबल स्टोन अपीयरेंस इज सीन इन। कोबल स्टोन अपीयरेंस किस में देखने को मिलेगा? पल्मोनरी फाइब्रोसिस, सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा, क्रॉन्स डिसीज़ या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो ये देखने को मिलते हैं क्रॉन्स डिसीज़ में। किसमें? कोबल स्टोन देखने को मिलेंगे क्रॉन्स डिसीज़ में। फिर है स्क्लेरल बकलिंग इज डन एट द मैनेजमेंट ऑफ। तो स्क्लेरल बकलिंग किसके लिए किया जाएगा? रेटिनल डिटैचमेंट,
स्ट्रैबिस्मस, ग्लूकोमा या फिर एस्टिग्मेटिज्म। तो ग्लूकोमा में तो ऑप्टिक नर्व का प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है, आईओपी बढ़ेगा तो आइज डैमेज, ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के चांसेस रहेंगे। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, स्क्लेरल बकलिंग। तो स्क्लेरल बकलिंग के लिए जो बेस्ट होगा मैनेजमेंट के लिए स्क्लेरल बकलिंग यूज़ किया जाता है वो होता है रेटिनल डिटैचमेंट। क्या है? रेटिनल डिटैचमेंट। यदि डिटैच्ड रेटिना है तो उसको मैनेज करने के लिए स्क्लेरल बकलिंग प्रोसीजर यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज नॉर्मल वैल्यू ऑफ HCO3 लेवल इन द आर्टेरियल ब्लड इज। तो आर्टेरियल ब्लड में नॉर्मल HCO3 जो आयन है इनका क्या लेवल है? 30 to 34 MEQ पर लीटर, 20 to 26, 12 to 20 या फिर 44 to 50 तक। कितना यहाँ पर हो सकता है? तो होगा 22 to 26 MEQ पर लीटर। कितना? 22 से 26 MEQ पर लीटर। नेक्स्ट वन, स्वैग्ड निडल आर सूचर्स निडल। स्वैग्ड निडल है जो किस तरीके के सूचर्स के लिए हैं? विथ ऑब्लोंग आइज, विथ स्प्लिट आई, विदाउट आइज या फिर विथ स्प्रिंग आई। तो यहाँ पर ये हैं विदाउट आइज। क्या है? स्वैग्ड निडल सूचर हैं, सूचर्स निडल हैं कैसी? विदाउट आइज। नेक्स्ट वन, द NIHSS इज अ स्केल दैट इज यूज्ड टू असेस। तो जो NIHSS स्केल है किसको असेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? आउटकम ऑफ पेशेंट विथ स्ट्रोक, हेल्थ स्टेटस ऑफ पेशेंट विथ सेप्सिस, आउटकम ऑफ पेशेंट विथ शॉक सिंड्रोम या फिर हेल्थ स्टेटस ऑफ पेशेंट विथ स्पाइनल सर्जरी। NIHSS है जो यहाँ पर, तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो NIHSS का इस्तेमाल किया जाता है हेल्थ स्टेटस का पता करने के लिए। NIHSS का मतलब क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ स्ट्रोक स्केल। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ स्ट्रोक स्केल का इस्तेमाल किया जाता है स्पाइनल सर्जरी वाले मरीज के हेल्थ स्टेटस को असेस करने के लिए। याद रखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ स्ट्रोक स्केल। फिर यहाँ पर द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ वॉलेंट्री ब्लॉकिंग एंड डिस्ट्रेसिंग थॉट और फीलिंग फ्रॉम वंस अवेयरनेस इज कॉल्ड। तो कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है यहाँ पे कहलाएगी? ऑप्शन में है आपको रिप्रेशन, रिग्रेशन, सब्लिमेशन या फिर सप्रेशन। ये कहलाती है हमारी सप्रेशन। सप्रेस कर दो किसी चीज़ को, दबा दो, ब्लॉक कर दो या यहाँ पर क्या कर दो, उन थॉट्स को सप्रेस कर दो तो वो क्या कहलाते हैं? सप्रेशन। फिर यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट फिजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर फिजिकल बैरियर कौन से हैं कम्युनिकेशन के? नॉइज, हियरिंग डेफिसिट, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी या फिर लैक ऑफ प्राइवेसी। अब इन चार में से आप बताइए कौन कौन से यहाँ पे हो सकते हैं। तो फिजिकल बैरियर पहला तो हो सकता है साउंड। क्या हो सकता है? साउंड हो सकता है, और हो सकता है लैक ऑफ प्राइवेसी। यदि सुनाई ही नहीं दे रहा है आपको और आप इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के किसी को कुछ बताना ही नहीं चाहते तो फिजिकल बैरियर में फिर आपके नहीं होंगे। तो यहाँ पे होगा आपका फर्स्ट और फोर्थ। नेक्स्ट वन, विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ डोपामिन फॉर ब्रेन। तो ब्रेन के लिए जो डोपामिन है उसका मेन सोर्स क्या है? थैलेमस, सेरिब्रम, सब्सटेंसिया निग्रा या फिर सेरिबेलम। तो जो बेस्ट सोर्स है, मेन सोर्स है डोपामिन का हमारे दिमाग के लिए वो क्या है? सब्सटेंसिया निग्रा। नेक्स्ट वन, एक्सजरगेटेड कॉन्सेप्शन ऑफ वंस ओन इम्पोर्टेंस, सोशल पावर और आइडेंटिटी इज कॉल्ड। तो अपने खुद के लिए इम्पोर्टेंस देना कि हमें तो भाई सोशल पावर आ गई है, हम भगवान है, वो क्या है? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस या फिर डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी। क्या कहलाए गए? अपने आप को महान मानने लगना कहलाता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर। आई एम अ गॉड, बट एक्चुअल में है नहीं है। नेक्स्ट वन, द पर्पसलेस स्टीरियोटाइप्ड इनवॉलेंट्री रिपीटेटिव जर्किंग मूवमेंट। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। जर्किंग मूवमेंट ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन और ट्विस्टिंग ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स आर कॉल्ड। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं? इनवॉलेंट्री बार बार, जैसे आपने देखा होगा कुछ समय के लिए एक
ऐसा पोज बना के बैठ जाएंगे कि दूसरे डर भी सकते हैं। वो क्या है? ट्रिमर है, टॉर्टिकुलोसिस, टिक्स या फिर मैनरिज्म। ये कहलाता है क्या? टिक्स। क्या कहलाएगा? ये कहलाता है टिक्स। पर्पसलेस, कोई इसका उद्देश्य नहीं है। इसमें आप इनवॉलेंट्री और रिपीटेटिव जर्किंग मूवमेंट्स बनाते हैं कुछ शॉर्ट टाइम के लिए, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है टिक्स। द इमेजिनरी परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ रियल स्टिमुलाई इज कॉल्ड। जो रियल चीज़ है ही नहीं उसके बारे में इमेजिन करना, वो क्या है? इल्यूजन है, डिल्यूजन है, हेल्यूसिनेशन है, डिमेंशिया है। तो ये कहलाता है हेल्यूसिनेशन। क्या है? हेल्यूसिनेशन। इमेजिनरी परसेप्शन, रियल स्टिमुलाई क्या है? एब्सेंट है, क्या कहलाएगा? हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट वन, what is the inability or difficulty in describing one's emotion or unable of behaving aware of one's emotion or mood। तो ऐसी क्षमता जिसमें आप अपने इमोशन बता नहीं सकते, व्यक्त ही नहीं कर सकते हैं, क्या है? एलेक्साइथीमिया, एनेडोनिया, एम्बिवेलेंस या ऑटिज्म। तो यहाँ पर साइकेट्रिक के सभी बहुत ही खतरनाक से यहाँ पे क्या है? वर्ड हैं, और इसका मतलब होता है कि अपने इमोशन आप बता नहीं सकते, वो कहलाता है क्या? एम्बिवेलेंस। क्या कहलाएगा? एम्बिवेलेंस। सॉरी, यहाँ पे एम्बिवेलेंस नहीं होगा, ये कहलाता है एलेक्साइथीमिया। क्या है? एलेक्साइथीमिया। इनेबिलिटी टू डिफिकल्ट इन डिस्क्राइबिंग वंस इमोशन और अनेबल ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ वंस इमोशनल मूड, ये कहलाएगा क्या? आपका एलेक्साइथीमिया। अब यहाँ पे है आपका एम्बिवेलेंस। ये सभी हमने साइकेट्रिक में पढ़े हैं। एम्बिवेलेंस का मतलब होता है इसमें मिक्स्ड फीलिंग होती हैं। क्या है? जिसमें हमारी मिक्स्ड फीलिंग होंगी। फिर होता है आपका एनेडोनिया। क्या है? एनेडोनिया। तो एनेडोनिया का मतलब क्या होता है? अपनी चीज़ों को व्यक्त आप नहीं कर पाते हैं। क्या है? अपनी चीज़ों को आप व्यक्त नहीं कर पाते हैं। आप खुश हैं या दुख हैं, क्या है? तो इंजॉयबल थिंग्स आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। फिर एक और टर्म यहाँ पे दिया गया है आपका ऑटिज्म, मतलब एक तरीके से म्यूट ही हो जाना, कुछ बोलना ही नहीं है। और यहाँ पर एक है एलेक्साइथीमिया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ऐसी पर्सनालिटी जिसमें आप अपनी चीज़ों को कुछ ना बोल सकते हैं। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं इमोशनल ब्लाइंडनेस। क्या कह सकते हैं इसको हम? इमोशनल ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट वन, ऑल आर ड्रग मूड स्टेबलाइजर एक्सेप्ट। तो सभी मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट हैं किसी एक को छोड़कर। लिथियम, लिब्रियम, सोडियम बालप्रेट या कार्बामाजिन। लिथियम है मूड स्टेबलाइजर, सोडियम बालप्रेट है, कार्बामाजिन है, लिब्रियम तो नहीं है। तो आपका आंसर भी क्या होगा? लिब्रियम। सोडियम की जो टॉक्सिसिटी, थेराप्यूटिक लेवल रेंज आपको एग्ज़ाम में आती है। इवन आप पेशेंट को नॉर्मल लेवल ऑफ लिथियम देते हैं ट्रीट करने के लिए, तो यहाँ पर भी उसकी टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है। इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं लिथियम थेरेपी से स्पेशली। फिर है यहाँ पे आपका द बिहेवियरल थेरेपी इन विच द प्लीजेंट स्टिमुलस इज पेयर्ड विथ एन अनप्लीजेंट रिस्पॉन्सेज। ऐसी बिहेवियर थेरेपी जिसमें अच्छी चीज़ों को, प्लेजेंट स्टिमुलस को अनप्लेजेंट स्टिमुलस रिस्पॉन्स के साथ पेयर किया जाता है, वो क्या कहलाएगा? फ्लडिंग, सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन, एवर्जन थेरेपी, एब्रिएक्शन। ये कहलाती है क्या? एवर्जन थेरेपी। क्या कहलाएगी? एवर्जन थेरेपी, जिसमें अच्छी चीज़ों को कुछ बुरी चीज़ों के साथ मिक्स करके आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। फिर है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सीजोफेनिया। सीजोफेनिया में नेगेटिव सिम्टम भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। नेगेटिव में क्या होता है? रिकवरी करने के मरीज के चांसेस कम हो जाते हैं, बट हम पॉजिटिव को मैनेज कर पाते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव सिम्टम को लेके सही स्टेटमेंट क्या है? डिल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और एनेडोनिया। का आंसर क्या होगा? तो ये सभी क्या है? पॉजिटिव सिम्टम है। डिल्यूजन भी है, हेल्यूसिनेशन भी है, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच भी है, और क्या है यहाँ पर आपका? एनेडोनिया भी है। तो आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन, द टारगेट ग्रुप ऑफ वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम इज। तो WIFS प्रोग्राम के तहत यहाँ पे टारगेट ग्रुप क्या है? मतलब किसको वीकली आयरन फॉलिक एसिड दिया जाता है? एडल्ट को,
स्कूल गोइंग गर्ल्स एंड बॉयज़, ओल्डर पीपल या ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट्स के लिए। तो यहाँ पर जो आयरन और फॉलिक एसिड दिया जाता है जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं उन सभी को, ताकि हम उनको एनीमिया से प्रोटेक्ट कर सकें। इससे एनीमिया से प्रोटेक्ट कर सकें। वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन के तहत इनको क्या दिया जाएगा, स्कूल जाने वाले गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं एडोलेसेंट को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। फिर यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द मेजर क्राइटेरिया ऑफ जॉन्स क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट रूमेटिक फीवर। जॉन्स क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है किसके लिए, रूमेटिक फीवर के लिए। अब यहाँ पर उसके कौन से मेजर क्राइटेरिया के पार्ट नहीं हैं, कार्डाइटिस, कोरिया, अर्थ्रेल्जिया, पॉलीअर्थराइटिस, कौन सा पार्ट नहीं है। तो जो मेजर क्राइटेरिया का पार्ट नहीं हो क्या, अर्थ्रेल्जिया, बाकी कार्डाइटिस है, कोरिया है, पॉलीअर्थराइटिस है। फिर द कॉमन फ्रैक्चर इन न्यूनेट ड्यूरिंग पासेज थ्रू स्मॉल मैटरनल पेल्विस। यदि माँ की पेल्विस साइज छोटी है, जो न्यूनेट होते हैं ड्यूरिंग द नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, तो कौन से फ्रैक्चर होने के रिस्क ज़्यादा रहते हैं, क्लेविकल, फीमर, स्कल या पटेला। तो सबसे ज़्यादा क्लेविकल, जिसको आप क्या कहते हैं आप, जो कॉलर बोन है, क्लेविकल कॉलर बोन है, इसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यदि छोटा जो मैटरनल पेल्विस साइज है, मतलब पेल्विस साइज क्या है, छोटी है या माँ की हाइट कम है, इसके रिगार्डिंग तो यहाँ पर जो बोन सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होती है वो होती है क्लेविकल। फिर है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ नॉट यूज्ड टू एस्टिमेट बॉडी सरफेस एरिया 1। तो कौन सी मेथड है जो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होती है, रूल ऑफ 9, रूल ऑफ एन, रूल ऑफ 5। तो यहाँ पर जो मेन तो आपको रूल ऑफ 9 तो पता है, रूल ऑफ 10 है। आई थिंक जो रूल ऑफ 10 इस्तेमाल की जाती है क्लेफ्ट लिप में, किसमें, क्लेफ्ट लिप में। फिर यहाँ पर द एजुकेबल ग्रुप ऑफ मेंटल हैंडीकेप बिलोंग टू IQ लेवल इज। तो जो IQ लेवल कितने से कम होगा, जिसको आप बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, कुछ चीज़ें सिखा सकते हैं, कौन सा होगा, 21 to 35, 0 to 20, इनको तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना इनको कर सकते, ना इनको कर सकते। यदि IQ लेवल 51 to 70 है, तो यहाँ पे आप उनको क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें सिखा सकते हैं। नेक्स्ट वन, लेविरेक्टम ड्रग इज़ कॉमनली यूज्ड इन चिल्ड्रन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। तो यहाँ पर ये सिंगल तो नहीं दी जाती है, कंपोजिशन करके दी जाती है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों में सीजर्स के लिए। किसके लिए, सीजर्स के लिए। फेनिटोइन के साथ साथ में लेविरेक्टम ड्रग को भी इस्तेमाल किया जाता है, और ये ड्रग विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की नहीं दी जाती है। और यदि आप इसको क्या करना चाहते हैं, छोड़ना भी चाहते हैं, बच्चे को नहीं देना चाहते सीजर्स के लिए, तो विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के जैसे ड्रग को देना नहीं है, वैसे ही ड्रॉप भी नहीं करना है, नहीं तो इसके साइड इफेक्ट में बच्चे को सीजर्स, फिट्स भी आ सकते हैं। फिर है यहाँ पर डक्टस आर्टरियोसस इज़ अ फीटल लार्ज वेसल विच कनेक्ट्स। तो डक्टस आर्टरियोसस, डक्टस बीनोसस हमने सब पढ़े हैं। तो यहाँ पर जो फीटल लार्ज ब्लड वेसल है, किससे कनेक्ट रहेगी, तो ये रहती है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी विथ डिसेंडिंग अओर्टा। किससे, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी विथ डिसेंडिंग अओर्टा। अब डक्टस आर्टरियोसिस, डक्टस वीनोसिस और यहाँ पर फोरामेन ओवेल, इनसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सभी फीटल सर्कुलेशन में क्या है, पार्ट हैं। फिर है यहाँ पर द रेशियो ऑफ ऑल लेट फीटल डेथ एंड अर्ली न्यूनेटल डेथ वेटिंग 1000 ग्राम एंड अबव एंड टोटल लाइव बर्थ वेटिंग 1000 ग्राम एंड अबव इज। तो यहाँ पर आपको रेशियो बताना है कि जो लेट फीटल डेथ हुई है, लेट फीटल डेथ मतलब यूट्रस में ही ख़त्म हुए हैं, और इनका वजन, न्यूनेटल डेथ जो यहाँ पे हुई उनका वजन 1000 ग्राम है, और जो लाइव बर्थ हुए हैं उनका वजन भी 1000 ग्राम से ज़्यादा है। तो ये क्या है, पेरीनेटल मॉर्टेलिटी, न्यूनेटल मॉर्टेलिटी, पोस्ट न्यूनेटल मॉर्टेलिटी या फिर इन्फेंट मॉर्टेलिटी। तो इन्फेंट में तो आपके कंसीडर होंगे ही नहीं, ये आपके होते हैं पेरीनेटल मॉर्टेलिटी रेट में। इसमें जाएंगे आपके पेरीनेटल मॉर्टेलिटी रेट में। फिर है यहाँ पर पुअर कम्युनिकेशन स्किल, रिपीटेटिव बिहेवियर,
एबनॉर्मलिटी इन सोशल इंटरेक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन ऑफ। तो यदि कम्युनिकेशन स्किल क्या है, पुअर है, बार बार चीज़ें आप रिपीट करते हैं, सोशली इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते हैं, तो ये क्या है, ADHD है, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, या फिर टेम्पर टेंट्रम है। ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाता है ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। क्या है? ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ADHD में तो बच्चा शांत थोड़ी बैठेगा। फिर है अगली डकलिंग स्टेज। कौन सी स्टेज है? अगली डकलिंग स्टेज। इन्फेंसी, एडोलेसेंट एज, प्री स्कूल एज या फिर स्कूल एज। ये कहलाती है कौन सी स्टेज? ये कहलाती है हमारी एडोलेसेंट स्टेज, सॉरी स्कूल एज। जब बच्चे 6 to 12 ईयर के होते हैं तो इस स्टेज को क्या कहते हैं हम? अगली डकलिंग स्टेज। फिर है यहाँ पर द थेरापीटिक लेवल ऑफ सीरम मैग्नीशियम इज। तो नॉर्मल थेरापीटिक सीरम मैग्नीशियम लेवल कितना होता है? 0 to 3 MEQ, 4 to 7, 8 to 10, 10 to 12। कितना होगा यहाँ पर नॉर्मली? तो नॉर्मल होता है 4 to 7 MEQ पर लीटर तक। कितना? 4 to 7 MEQ पर लीटर। फिर है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू रिगार्डिंग अर्ब्स पालसी। तो अर्ब्स पालसी को लेके सही पॉइंट क्या है? ऑप्शन में है यहाँ पर इंजरी टू फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल नर्व रूट, आर्म रिमेन्स एबडक्टेड, द बाइसेप्स जर्क इज लॉस्ट, हैंड ग्रास्प इज एबनॉर्मल। क्या होगा सही आंसर यहाँ पर? क्या होगा? यहाँ पे पूछा गया है अर्ब पालसी। क्या है? अर्ब पालसी में सही क्या होगा? तो अर्ब पालसी में जो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा वो क्या होगा? बाइसेप जर्क इज लॉस्ट। क्या होगा? बाइसेप जर्क इज लॉस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग आर हैजार्ड्स ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। तो यहाँ पर GDM, यदि GDM की बात करें हम, मतलब प्रेगनेंसी में होने वाला डायबिटीज़, तो यहाँ पर जो हैजार्डस क्या होगा? इंक्रीज पेरिनेटल लॉस, मैक्रोसोमिया, ओलिगोहाइड्रोमनियस। इनमें से सही क्या होगा? तो यहाँ पर पेरिनेटल लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है, मतलब जो बेबी हैं पहले ही उनकी डेथ हो सकती है। मैक्रोसोमिया मतलब लार्ज साइज बेबी भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ए। क्या होगा? ए। लार्ज साइज बेबीज़ होना, जो जिन मदर्स को डायबिटीज़ है उनमें होना है लार्ज साइज बेबी। 4 किलो 5 किलो तक के बच्चे पैदा होते हैं, तो एक कॉमन चीज़ है, लेकिन ये नुकसानदायक भी। और साथ में प्रेगनेंसी होने के बाद भी यहाँ पर अबॉर्शन भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या कहा आपको? फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट विथ होल्डिंग रिससिटेशन इन न्यूबॉर्न। बर्थ वेट लेस देन 400 ग्राम, जेस्टेशनल एज लेस देन 23 वीक्स, आस्क स्टोल फॉर लेस देन 10 मिनट्स आफ्टर इफेक्टिव रिससिटेशन। तो करेक्ट क्या है विथ होल्डिंग रिससिटेशन के लिए न्यूबॉर्न बेबीज़ में? तो वो होगा फर्स्ट और सेकंड। बर्थ वेट 400 ग्राम से कम हो और जेस्टेशनल एज कितनी हो? 23 हफ्ते से कम हो। फिर है फेलियर ऑफ एमिशन ऑफ सीमेन इज नोन एज। सीमेन का क्या होना? सीमेन, फेलियर ऑफ एमिशन ऑफ सीमेन क्या कहलाएगा? एस्थेनोजोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, एस्पर्मिया या फिर ओलिगोस्पर्मिया। ये सभी जो पॉइंट है यहाँ पर ये क्या कहलाएंगे? ये है आपके इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाले पॉइंट। और यहाँ पर जो क्या होगा? फेलियर ऑफ एमिशन ऑफ सीमेन, ये कहलाता है एस्पर्मिया। क्या है? एस्पर्मिया। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रिवेंट प्रोलॉन्ग्ड लेबर। तो किसके थ्रू आप प्रोलॉन्ग्ड लेबर, मतलब 28-30 घंटे तक हो सकते हैं बट प्रेगनेंसी डिलीवरी कंप्लीट नहीं होती है। क्या है? एंटीनेटल और अर्ली इंट्रानेटल डिटेक्शन, यूज़ ऑफ पार्टोग्राफ, अवॉइडिंग ऑगुमेंटेशन ऑफ लेबर। किस फैक्टर से आप प्रोलॉन्ग लेबर को क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वो होगा यहाँ पर एंटीनेटल और अर्ली इंटरनेटल डिटेक्शन के थ्रू,
और पार्टोग्राफ का इस्तेमाल करके, पार्टोग्राफ से पता चलेगा सर्वाइकल डायलिटेशन हो रहा है या नहीं, बच्चा अंदर ही सफोकेट तो स्टार्ट होना नहीं हो गया है, तो इसीलिए यहाँ पर इन दोनों फैक्टर से आप पता कर सकते हैं। फिर है द पॉजिटिव एविडेंस ऑफ प्रेगनेंसी इन लिविंग फीटस इंक्लूड, किससे पता चलेगा कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नहीं, पॉजिटिव एविडेंस पूछे हैं प्रेगनेंसी के, जैकमियर साइन, ओसिएंडर साइन, एक्टिव फीटल मूवमेंट या फिर फीटल हार्ट साउंड। तो यहाँ पर लिविंग फीटस है प्रेगनेंसी में या नहीं, तो इसके लिए सबसे बेस्ट होगा फीटल हार्ट साउंड यदि आप सुनते हैं तो। यहाँ पे फीटल मूवमेंट भी हो सकता है, बट दोनों में से जो सही होगा वो क्या होगा, फीटल हार्ट साउंड। FHR है जो, FHS है जो सबसे बेस्ट तरीके से बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 78, क्योंकि 100 क्वेश्चन का पेपर है पूरा। जैसे तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इमीडिएट परपीरियल इमरजेंसी। तो यहाँ पर इमीडिएट परपीरियल इमरजेंसी इनमें से कौन सी है। यहाँ पर है पोस्टपार्टम हेमरेज मीन्स PPH, फिर एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन या फिर शॉक। तो इन तीन में से कौन है जो इमीडिएटली, परपीरियल पीरियड का मतलब होता है जैसे ही प्लेसेंटा डिलीवर होता है उसके जस्ट बाद का टाइम। तो यहाँ पर जो आपका PPH है और शॉक है, ये दोनों क्या है, ऐसी कंडीशन है जिसको इमीडिएटली हमें ट्रीट करना पड़ेगा। रिटेंशन ऑफ यूरिन तो पहले से जो प्रेशर रहा है ब्लैडर पर उसके कारण भी होने के चांसेस रहेंगे, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी PPH मैनेज करना। और तीसरा यहाँ पर शॉक की कंडीशन, तो यहाँ पर होगा आपका ओनली 1 एंड थर्ड। एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन को आप बाद में भी मैनेज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंट्रापार्टम रिस्क फैक्टर ऑफ परपीरियल सेप्सिस। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इंट्रापार्टम रिस्क फैक्टर, इंट्रापार्टम का मतलब होगा वो ड्यूरेशन ड्यूरिंग द, जो लेबर पेन का जो ड्यूरेशन है, ड्यूरिंग द लेबर का जो ड्यूरेशन है, बेबी बाहर आने वाला टाइम है, जैसे ही माँ OT में लेबर रूम में एंटर करती है उस टाइम से लेके बच्चा पैदा होने के पहले तक का जो ड्यूरेशन है वो। और अब इंट्रापार्टम रिस्क फैक्टर होगा यहाँ पर है परपीरियल सेप्सिस के लिए, मतलब आफ्टर डिलीवरी के बाद है जो इन्फेक्शन हो सकता है उसके लिए यहाँ पर कौन से फैक्टर जिम्मेदार होंगे, एंटीपार्टम हेमरेज, डिहाइड्रेशन एंड कीटोएसिडोसिस या फिर प्रीटर्म लेबर। प्रीटर्म लेबर का मतलब होता है बिलो 37 वीक के पहले लेबर पेन आ जाए वो हो सकते हैं, और डिहाइड्रेशन और कीटोन बॉडीज़ का बनना हो सकता है, या फिर 20 वीक की प्रेगनेंसी के बाद से लेके डिलीवरी होने के पहले तक जो ब्लीडिंग होती है वो APH की कंडीशन हो सकती है। तो इंट्रापार्टम रिस्क फैक्टर हैं जो परपीरियल सेप्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, तो वो होंगे आपके फर्स्ट और सेकंड, क्या होंगे, एंटीपार्टम हेमरेज और कीटोएसिडोसिस, डिहाइड्रेशन एंड कीटोएसिडोसिस, से दोनों हैं जो क्या हो सकते हैं, परपीरियल सेप्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन के कारण क्या होगा, UTI होने के चांसेस ज़्यादा होंगे आफ्टर डिलीवरी। यदि बिफोर लेबर के पहले, मतलब इंट्रापार्टम पीरियड में डिलीवरी होने के पहले ही यदि ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट होती है तो वो रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। प्रीटर्म लेबर नहीं होगा, प्रीटर्म लेबर का मतलब है 37 हफ्ते कंप्लीट होने के पहले ही यदि लेबर पेन स्टार्ट हो जाए तो वो कंडीशन कहलाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्ट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस को लेके फैक्ट कौन सा सही है, असिम्प्टोमेटिक इन गुड नंबर ऑफ केसेस, एब्सेंस ऑफ रेमिशन इन प्रेगनेंसी, subjective symptom are proportionate to objective sign, not frequently associated with infertility। सही क्या होगा, तो एंडोमेट्रियोसिस का बता दूं कि जो एंडोमेट्रियोसिस के केस होते हैं सबसे ज़्यादा केसेस में तो कुछ सिम्टम ही देखने को नहीं मिलते, असिम्प्टोमेटिक रहता है, मोस्ट ऑफ द केस में असिम्प्टोमेटिक रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा, असिम्प्टोमेटिक इन गुड नंबर ऑफ केसेस। और एंडोमेट्रियोसिस में होगा क्या कि जो हमारी यूट्राइन लाइनिंग है, क्या है, एंडोमेट्रियोसिस के केस में जो यूट्राइन लाइनिंग है उसके ऊपर हम ये कह सकते हैं एक तरीके से जो टिश्यू है, नॉर्मल लाइन है, वो क्या होगी, एबनॉर्मल तरीके से यूट्रस के आउटसाइड जो यूट्रस के टिश्यू में ग्रोथ करेंगे। तो जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, मिनार्ची स्टार्ट होते हैं, उस दौरान देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है
तो यहाँ पर कुछ लोगों को तो पता ही नहीं रहता कि एंडोमेट्रियोसिस के केस है जो उसको डेवलप हो रहा है। तो मोस्ट ऑफ द केस में क्या रहता है, असिम्प्टोमेटिक रहता है। प्रेगनेंसी, यहाँ पर इनफर्टिलिटी के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन यदि इसको टाइम पर ट्रीट करवा लिया गया तो मैनेजेबल भी है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर फोकस ऑफ टीचिंग मस्ट बी। तो जो टीचिंग है किस चीज़ पे फोकस्ड होना चाहिए, टीचर सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर, इंस्टीट्यूशन सेंटर्ड या फिर सोसाइटी सेंटर्ड, किस बेस की होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए स्टूडेंट सेंटर। जो आप अपने बच्चों को, जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं उन पे फोकस्ड। फिर यहाँ पर व्हाट इज़ अ टीचिंग मेथड दैट इनकरेज critical thinking of learners, analysis the situation and apply principle to reach a valid conclusion। कौन सी टीचिंग मेथड है जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर हैं, उनको सोचने के लिए मजबूर करे, इनकरेज करे, क्या सिचुएशन है उसको एनालाइज करने का काम करे, और जो भी प्रिंसिपल वगैरह हैं टीचिंग मेथड के वैलिड आइडियाज़ को लेके वो कौन सी होगी, माइक्रो टीचिंग, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मॉड्यूल या फिर प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, कौन सी मेथड यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। तो ऐसी मेथड जिसमें आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके कैंडिडेट्स हैं, जो आपके थ्रू पढ़ रहे हैं, लर्नर हैं, उनको आप जो भी चीज़ें पढ़ाते हैं वो क्या करें, उनको और ज़्यादा एनालिसिस करने के लिए सोचने की क्षमता भी यहाँ पे डेवलप हो। तो वो जो टीचिंग मेथड कहलाएगी वो कहलाती है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। फिर है यहाँ पर वन स्पीकर एड्रेस लार्ज ऑडियंस इज विच मेथड ऑफ टीचिंग। तो एक स्पीकर है, बहुत सारी ऑडियंस को टीच कर रहा है, टीचिंग कर रहा है, तो कौन सी मेथड है, वो लेक्चरर है या फिर सिंपोजियम है, पैनल डिस्कशन है, रोल प्ले। तो रोल प्ले में बहुत सारे लोग रहेंगे, सिंपोजियम में भी यहाँ पर इंक्लूडेड रहेंगे और पैनल में भी सभी लोग बोलेंगे। एक कोई बोल रहा है, एक कोई यदि बोल रहा है, बाकी सब सुन रहे हैं, ऑडियंस है, तो वो कहलाता है लेक्चर। क्या है, लेक्चर। नेक्स्ट यहाँ पर आपको इन सभी का मोड निकालना है। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो मोड आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 3 4 2 5 4 3 2 3 6 5 3 4 3 1। तो यहाँ पर आप इसमें जो मोड का फॉर्मूला है, मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पर जो भी आपका निकल के आएगा वो आएगा 3। फिर है यहाँ पर द साइज ऑफ फ्लैश कार्ड्स टू एड्रेस स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑडियंसेस। तो फ्लैश कार्ड का एक, यदि आप छोटे ग्रुप को पढ़ाते हैं तो यहाँ पर जो आपकी ऑडियंस क्या है, छोटा ग्रुप है, स्मॉल साइज ग्रुप है, तो यहाँ पर फ्लैश कार्ड का साइज आपका एटलीस्ट कितना होना चाहिए, तो होना चाहिए 25 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, 25 बाय 30 सेंटीमीटर। फिर है यहाँ पर क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन डज नॉट हैव द फीचर ऑफ। तो जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का फीचर इनमें से कौन सा नहीं है, मैनिपुलेटिव हैं, कंट्रोल्ड भी है, पोस्ट टेस्ट एनालिसिस भी इसमें होता है, लेकिन रैंडमाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। जो क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है इनमें रैंडमाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कहीं से कुछ भी उठा लो, इसमें इस तरीके से नहीं होगा। फिर है यहाँ पर अ टेंटेटिव प्रेडिक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज। दो वेरिएबल के बीच का जो प्रेडिक्शन है वो क्या कहलाता है, कहलाती है हाइपोथीसिस। क्या कहलाती है, हाइपोथीसिस। फिर है यहाँ पर विच इज़ अ टूल दैट असाइन अ न्यूमेरिक स्कोर ऑन अ कंटिन्यूम विथ रिस्पेक्ट टू द एट्रीब्यूट बीइंग मेजर्ड। कौन सा टूल यूज़ किया जाएगा जो न्यूमेरिक स्कोरिंग सिस्टम को एक तरीके से अरेंज करने का काम करेगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर, स्केल, चेकलिस्ट या क्यू शॉर्ट्स। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल स्कोर का मतलब है यहाँ पर नंबरिंग में, क्या है, न्यूमेरिकल स्कोर का मतलब है यहाँ पर नंबरिंग में, और ये काम करती है स्केल। क्या करेगी, ये काम करेगी स्केल। फिर है यहाँ पर द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रिप्रेजेंटेड एज P इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग। तो यहाँ पर P का मतलब क्या है प्रोबेबिलिटी में, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, या दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। तो P का मतलब यहाँ पर होगा फर्स्ट एरर। फिर ब्लड प्रेशर वैल्यू इज विच टाइप ऑफ डेटा। तो जो BP का जो आप वैल्यू नापते हैं 120/80 mmHg, किस तरीके का डेटा है, नॉमिनल, ऑर्डिनल,
किस तरीके के डेटा में सेट होता है? ये होता है कंटिन्यूस डेटा में। कैसे डेटा में? ये होता है कंटिन्यूस डेटा में। फिर है यहाँ पर द मीन्स ऑफ डायरेक्शन, गाइडेंस एंड कंट्रोलिंग वर्कफोर्स टू अकम्प्लिश द असाइन टास्क इन मैनेजमेंट प्रोसेसेस। तो यहाँ पर आप कोई भी काम बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, और जो आपके यहाँ मैनुअल वर्कर्स हैं उनको आप कंट्रोल करते हैं। जो भी वर्कफोर्स है मैनुअली यहाँ पे जो भी काम हो रहा है, तो मैनेजमेंट की कौन सी प्रोसेस में आता है? डेलीगेटिव में, सुपरविज़न में, मोटिवेशन में, या फिर ऑब्जर्वेशन में? तो पूरी प्रोसेस आती है आपकी सुपरविज़न में, क्योंकि आप जो भी वर्कफोर्स है, जो भी आपके यहाँ पे वर्कर्स हैं, काम कर रहे हैं, उनको बताने के साथ साथ, गाइड करने के साथ साथ उनको कुछ काम भी आप क्या कर रहे हैं? टास्क है जो असाइन करने का काम कर रहे हैं। फिर है यहाँ पर A diagrammatical representation of the formal organization structure is। डायग्राम के थ्रू कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं। तो ये क्या है? ये है ऑर्गेनोग्राम। क्या है? ये है ऑर्गेनोग्राम। हमने आईईसी में ये सभी चीज़ें पढ़ी हैं। आई थिंक सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में हमने सब चीज़ें पढ़ी हैं। फिर है यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट इवेंट कन्फॉर्म टू प्लान इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज। प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग या फिर डायरेक्शन, कौन सी प्रोसेस यहाँ पर है अप्लाई हो रही है? द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट इवेंट्स कन्फॉर्म टू प्लान। जो भी चीज़ें आपने प्लान की हैं एज पर दैट वो चीज़ें हो रही हैं या नहीं, वो पूरी प्रोसेस कहलाती है ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग सिस्टम। Next one is the quality of store set apart is used only at the time of emergency for unforeseen demands is called। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कहा गया है कि स्टोर में कुछ ऐसे आइटम्स बचे हुए हैं जो आपको पता नहीं है, लेकिन इनका यूज़ इमरजेंसी में किया जा सकता है। जैसे कुछ स्टॉक है आप अपने यहाँ पे सेव करके रखते हैं, बट जो आपकी शॉप है वहाँ पे आपको शो नहीं करना है, तो वो कहलाता है बफर स्टॉक। कौन सा स्टॉक कहलाएगा वो? जब ज़रूरत पड़ेगी और यदि आप उस स्टॉक को निकालते हैं तो कहलाता है बफर स्टॉक। अवेलेबल स्टॉक का मतलब है जो चीज़ें विजिबल हो रही हैं वो। फिर है यहाँ पर एन ऑर्गेनाइजेशन दैट डिफाइंस हियरचियल रिलेशनशिप, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज अ। तो ये किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है? जहाँ पर सभी चीज़ें हियरकियल वे में, मतलब इस तरीके से हो सकती हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो ये कहलाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फिर है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी प्रोसेस दैट रिक्वायर्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन टू मिनिमम स्टैंडर्ड टू ऑपरेट। किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी, कॉलेज या फिर हेल्थ केयर हॉस्पिटल को चलाने के लिए क्या ज़रूरी है? एक्रीडिटेशन, एफिलिएशन, लाइसेंस और या फिर सर्टिफिकेशन। तो ये भी हमने बहुत पढ़ा है। तो ये होता है लाइसेंस। किसी भी कॉलेज की जो मान्यता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? उनका लाइसेंस। फिर है यहाँ पर द स्टाइल इन विच मैनेजमेंट डज नॉट अलाउ सबऑर्डिनेट्स टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग ड्यू टू लो कॉन्फिडेंस इन देम इज़ नोन एज। तो मैनेजमेंट का ऐसा कौन सा टाइप है जिसमें सबऑर्डिनेट्स को अलाउ ही नहीं किया जाता कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होनी है उसमें आप इन्वॉल्व रहें, आप बाहर से ही देखिए। तो यहाँ पर ये प्रोसेस कौन सी होगी? एक्सप्लॉइटिव, अथॉरिटेटिव, कंसल्टेटिव या फिर पार्टिसिपेटिव? तो ये कहलाती है एक्सप्लॉइटिव। यहाँ पर ओनली मैनेजर ही क्या करेगा? मैनेजर ही डिसीजन लेगा। जो एम्प्लॉय हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके साथ में काम करने वाले हैं, उनको किसी को भी यहाँ पर ये अथॉरिटी नहीं दी जाएगी कि वो किसी भी तरीके का डिसीजन लें। फिर है यहाँ पर पोस्ट कॉर्ब इज अ 7 एक्टिविटी एक्रोनाइम कॉइंड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपर्ट्स इन मैनेजमेंट इज। पोस्ट कॉर्ब हमने पढ़ा है। पोस्ट कॉर्ब में यहाँ पर जो पोस्ट कॉर्ब वर्ड है किसने दिया है? लैंडेल अर्विक ने, मैक्स जॉर्जर, लॉक एडविन या फिर लूथर गुलिक ने। तो ये नाम, ये जो पोस्ट कॉर्ब है मैनेजमेंट में, ये दिया है लूथर गुलिक ने। फिर है यहाँ पर द प्रिंसिपल ऑफ एथिक दैट मीन्स टेल्स द ट्रूथ, टू बी ऑनेस्ट विद द पेशेंट, फैमिलीज एंड पियर्सेज। तो इथिक्स है जो हमारे एज अ नर्स आपको इथिक्स सिखाए ही जाते हैं। तो यदि आपने कुछ इवन गलत मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर दी या मरीज की कंडीशन बिगड़ रही है
तो सब चीज़ें पेशेंट के साथ साथ उसकी फैमिली को भी बताना क्या है, फिडेलिटी, नो मालफिशियंस, वेरासिटी या फिर बेनिफिशियंस। तो ये कहलाता है वेरासिटी, टेल द ट्रूथ, सही बोलना है, किसी भी कंडीशन में झूठ नहीं बोलना है। लास्ट है यहाँ पर अ प्रोसेस ऑफ मूविंग और अलोकेटिंग द ह्यूमन रिसोर्स टू न्यू वर्क स्टेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपका क्या है कि आप सेम हॉस्पिटल में काम करते हैं, लेकिन आपको एक नए वर्क स्टेशन पर सेम जो ऑर्गेनाइजेशन है, लेट से एम्स में ही आपको ओपीडी से उठाकर न्यूरो वार्ड में ड्यूटी लगा दी जाए या फिर एसएनसीयू में लगा दी जाए, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आपको चेंज कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, ये कहलाता है डिप्लॉयमेंट। क्या करना, डिप्लॉय करना। तो ये था यहाँ पर ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर जो कि जुलाई 2025 में ही कंडक्ट हुआ है, और इसमें आपने जितने भी क्वेश्चन देखे पूरे हमारी नर्सिंग के क्वेश्चन है। अब जिनका बिहार के लिए एग्ज़ाम है वो लोग देख सकते हैं, जिसका नॉर्सेट के लिए वो लोग भी इस पेपर को देख सकते हैं। जो भी आपके डाउट वगैरह रह जाते हैं आप वो सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।